प्यारे छात्रों नमस्कार। हमारे चैनल ब्राइट फ्यूचर बाय जगत सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान में कक्षा 11 में कक्षा 11 में जो लेसन है न्यायपालिका, उसके बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। छात्रों, हमें न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है ये हम जानेंगे इस अध्याय में। कानून के शासन का क्या अर्थ है ये भी जानेंगे। न्यायपालिका का परिचय करेंगे और छात्रों हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है ये भी जानेंगे। इसमें लॉर्ड ग्राइस जी के विचार क्या हैं ये जानेंगे और संविधान ने किस प्रकार से न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने का काम किया है ये जानेंगे। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में जानेंगे, नियुक्ति आयोग के बारे में जानेंगे और न्यायपालिका की जो संरचना है कौन से स्थान पर है ये भी जानेंगे। और विशेष इजाजत से अपील जो अनुच्छेद 136 के अंतर्गत है सर्वोच्च न्यायालय को करने का अधिकार है वो जानेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार जानेंगे और न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ जानेंगे और जनहित याचिका क्या है ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमें न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है। आपने कभी सोचा होगा कि हमें न्यायपालिका की आवश्यकता ही क्यों है। प्यारे छात्रों, हम सभी सामाजिक प्राणी हैं और एक ही समाज में रहते हैं, हम एक दूसरे से के आसपास ही रहते हैं, तो हमारे बीच छोटी मोटी बातों पर कुछ कहासुनी हो जाती है, कुछ झगड़े अवश्य हो जाते हैं। तो विभिन्न पक्षों के बीच जो विवाद हो जाते हैं, विवादों को सुलझाने के लिए, झगड़ों को निपटाने के लिए है ना, हमें न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ती है तथा कमजोर वर्गों को शक्तिशाली वर्गों के द्वारा दमन से बचाने के लिए और कमजोर वर्ग शक्तिशाली लोगों का शिकार ना बन जाएं आदि ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए छात्रों हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत होती है या हमें न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ती है। बात करते हैं अब कानून के शासन का क्या अर्थ है। कानून के शासन से क्या तात्पर्य। आपने सुना होगा कानून का शासन जनरल राज है। जनरल राज में ऐसा होता है कोई किसी की परवाह नहीं करता, जो बाहुबली है वही है ना सर्वत्र होता है। मगर कानून के शासन में क्या होता है, कानून के शासन में निरंकुश शक्तियों का अभाव होता है। जो ऐसी शक्तियां हैं उनको रोका जाता है जो स्वतंत्र न्यायपालिका से ही संभव है। कानून का जो शासन है वो स्वतंत्र न्यायपालिका से ही संभव है, इसके अलावा संभव नहीं है। बात करें हम अब करवा देते हैं न्यायपालिका का परिचय। न्यायपालिका है क्या ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। छात्रों, न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था है। न्यायपालिका एक आजाद संस्था है। न्यायपालिका शासन का तीसरा अंग है। जब हमने शासन के अंगों के बारे में बात की थी उस समय बताया था विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अतः न्यायपालिका शासन का तीसरा अंग है। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है। न्यायपालिका ही यह निर्धारित करती है या यह निश्चित करती है कि लोकतंत्र के स्थान पर किसी व्यक्ति या समूह की तानाशाही तो नहीं चल रही है, अर्थात शासक वर्ग तानाशाह तो नहीं हो गया है। तो ये काम न्यायपालिका का है। प्यारे छात्रों, हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है ना। स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है यह भी जान लेते हैं। देखिए, विधायिका और कार्यपालिका दोनों न्यायपालिका के कामों में किसी प्रकार का बाधा ना पहुंचाए, किसी प्रकार का अड़ंगा ना डालें, है ना। किसी प्रकार से कहते हैं ना, एक दूसरे के मामले में बाधा ना पहुंचाएं या सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के फैसलों में हस्तक्षेप ना करें, न्यायपालिका के मामलों में हस्तक्षेप ना करें, है ना। और क्या है, जज बिना डर, बिना भय के या बिना किसी भेदभाव के कार्य कर सके, है ना। बिना किसी भेदभाव के अपने फैसले दे सकें। और न्यायपालिका लोगों के अधिकारों की रक्षा भी करती है।
है ना। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी तो वो निष्पक्ष होकर लोगों के अधिकारों की रक्षा कर पाएगी। न्यायपालिका अपराधियों को दंड देने का भी काम करती है और जो निर्दोष व्यक्ति होते हैं उनकी रक्षा करती है, उनको न्याय दिलाने का काम करती है। पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम कौन करता है? वो न्यायपालिका ही करती है। प्यारे छात्रों, हमारी न्यायपालिका का ये भी दायित्व है, वो ये ध्यान रखे, यह देखे कि देश में कानून का शासन बना रहे, कि देश में कानून का शासन है नहीं, कहीं अराजकता तो नहीं फैल गई है, कहीं तानाशाही तो नहीं बढ़ गई है। तो ये देखने का काम हमारी न्यायपालिका का है। इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता है, या न्यायपालिका का स्वतंत्र होना अति आवश्यक है। नागरिकों के विरुद्ध जाति, धर्म, मजहब, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव तो ना हो रहा हो, ये देखने का काम हमारी न्यायपालिका का है। और केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा या केंद्र तथा राज्यों के बीच जो छोटे मोटे विवाद हो जाते हैं उनको सुलझाने का काम न्यायपालिका का ही होता है। इसमें बात करते हैं लॉर्ड ब्राइस साहब क्या कहते हैं, इनका न्याय के बारे में क्या कहना है ना। तो लॉर्ड ब्राइस साहब का कहना है, यदि न्याय का दीपक बुझ जाए तो इस संसार में या इस पृथ्वी पर घोर अंधेरा छा जाएगा, है ना। यदि न्याय का दीपक बुझ जाए, पृथ्वी पर से न्याय समाप्त हो जाए तो इस पर घोर अंधेरा छा जाएगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम संविधान ने किस प्रकार से न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने का काम किया है। संविधान मतलब हम भारतीय संविधान के संदर्भ में ही बात करेंगे, ठीक है। तो संविधान ने किस प्रकार से न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने का काम किया है, इसमें देखेंगे हम न्यायाधीशों की नियुक्ति, है ना। अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति में पक्षपात होगा तो न्यायपालिका कहाँ से स्वतंत्र रह जाएगी। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति में न तो राजनीतिक दलबंदी के लिए और न पक्षपात के लिए कोई स्थान है, ना तो कोई पक्षपात चलता है ना राजनीतिक दलबंदी चलती है। और क्या है, जो हमारे न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल निश्चित है। कैसे? उच्च न्यायालयों में काम करने वाले न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक है, 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक है, तथा उच्चतम न्यायालय में काम करने वाले न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक है। अर्थात इसे यो भी कह सकते हैं कि उच्च न्यायालयों में 62 साल की आयु तक न्यायाधीश काम कर सकते हैं तथा उच्चतम न्यायालय में 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक न्यायाधीश अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। अतः कार्यकाल की जो सुरक्षा है, इसके कारण ही न्यायाधीश बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भय के, बिना किसी पक्षपात के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, है ना। बिना किसी, क्योंकि इनको निश्चित है कि एक निश्चित उम्र में ही रिटायर होंगे, अतः इन्हें किसी सरकारों का कोई भय नहीं सताता है। प्यारे छात्रों, और क्या प्रभाव पड़ सकता है? न्यायाधीशों के वेतन, न्यायाधीशों की तनख्वाह, वेतन इत्यादि में कटौती नहीं की जा सकती। उनके वेतन भत्ते भारत की संचित निधि, है ना, पर भारित है। भारत की संचित निधि से ही उनका पेमेंट किया जाएगा। इसके लिए संसद से कोई स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है, या संसद से कोई स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ये बात कर रहा था मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए। यदि बात करें हाई कोर्ट के जजों के लिए, तो हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित है। क्योंकि हाई कोर्ट राज्यों के होते हैं तो वो राज्यों की संचित निधि पर भारित है, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट केंद्र का है तो वो केंद्र की संचित निधि पर भारित है ना। वहां से इनकी सैलरी का पेमेंट किया जाता है। और एक बात और है, हमारे भारतीय संविधान में किसी भी न्यायाधीश के आचरण पर कोई चर्चा नहीं करेगा।
किसी भी न्यायाधीश के आचरण पर कोई चर्चा नहीं करेगा। किसी भी न्यायाधीश के आचरण पर आमतौर पर संसद या विधान मंडल के भीतर, है ना, चर्चा की बात नहीं। संसद या विधान मंडल या विधानसभा के अंदर भी चर्चा की बात नहीं है। न्यायालय को, है ना, मानहानि के लिए दंड देने का अधिकार है। अगर न्यायालय की मानहानि हुई है तो उसे दंड मिल सकता है। और सेवा से, है ना, विमुक्ति के पश्चात कोई काम करने पर निषेध है। अगर कोई जज रिटायर हो जाता है तो उसे कोई भी काम करने की मनाही है, या किसी काम पर उसको सरकार नहीं लगा सकती है। ये हमारे संविधान में वर्णित है। न्यायाधीशों के स्थानांतरण, है ना, न्यायाधीशों के स्थानांतरण में क्या है, इसकी जो कार्यपालिका है या भारत के मुख्य न्यायाधीश के विवेकाधिकार से ही इस पर काम किया जाता है ना। कार्यपालिका का इसमें कोई रोल नहीं है। और छात्रों, न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत कठिन है। विशेष परिस्थितियों में ही उन्हें महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अभी तक ऐसा एक बार हुआ है ना। अभी तक एक जज के खिलाफ 11 मई 1993 में 1993 में उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश श्री वी रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग चला था। महाभियोग चला जरूर था, परंतु उन्हें पद से हटाया नहीं जा सका। तो अभी तक भारत के इतिहास में किसी भी जज को उसके पद से हटाया नहीं जा सका है। और क्या करते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को शामिल नहीं किया गया है। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होगी उसमें विधायिका का कोई रोल नहीं होगा। और न्यायाधीशों के फैसलों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति न्यायाधीशों के फैसले की व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर सकता है। और यदि किसी ने ऐसा किया है या कोई न्यायाधीशों के फैसलों की व्यक्तिगत आलोचना करता है तो उसकी सजा हो सकती है। अब बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, है ना। इसमें क्या है, देश में यह परंपरा चली आ रही थी काफी समय पहले से कि सर्वोच्च न्यायालय के, है ना, सबसे वरिष्ठ जो न्यायाधीश होंगे, सबसे जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, उनको ही देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। परंतु छात्रों, 2 बार इस परंपरा को तोड़ा गया है। कैसे तोड़ा गया, है ना। और 2015 में तो इस परंपरा को बदल ही दिया गया। इस परंपरा को कहाँ तोड़ा गया है, 1973 में 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीश J.M. सेठ और K.S. हेगड़े और A.N. गिरोवर को अनदेखा करते हुए अजीत नाथ राय या A.N. राय को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। दूसरी बार इस परंपरा को कब तोड़ा गया, 1977 में। 1977 में H.N. खन्ना को पीछे छोड़ते हुए M.H. बेग को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 124 के खंड 4 में है ना। अनुच्छेद 124 के खंड 4 में उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है। और यह जो प्रक्रिया है, जजों को उनके पदों से हटाने की जो प्रक्रिया है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं महाभियोग। महाभियोग द्वारा ही जजों को उनके पद से हटाया जा सकता है। 21 फरवरी 2008 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायालयों की संख्या 31 कर दी। 31 में कैसे हैं, 30+1, 30 सामान्य जज और 1
मुख्य जज, मुख्य न्यायाधीश और सामान्य न्यायाधीश। इस प्रकार से अब हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी कर दी गई है? 31 कर दी गई। तो ये है हमारे जजों की नियुक्ति, है ना। और क्या है, 6 अक्टूबर 1993 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार न्यायाधीशों की जो नियुक्ति में वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए, ऐसा वर्णन आया। ठीक है। और 16 अक्टूबर 2015 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित किया गया। जो राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग बना उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया तथा 13 अप्रैल 2015 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग वाले 99वें संविधान संशोधन अधिनियम को 2014 को अधिसूचित किए जाने के साथ ही न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित जो कॉलेजियम प्रणाली थी वो समाप्त हो गई। अब बात करेंगे हम क्या है, न्यायपालिका की संरचना। अगर हम न्यायपालिका की संरचना की बात करें तो न्यायपालिका की संरचना को हम एक पिरामिड से दिखा सकते हैं। जैसे सबसे ऊपर इसमें होंगे सुप्रीम कोर्ट, है ना, सर्वोच्च न्यायालय, फिर होंगे हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, उसके बाद होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, उसके बाद होंगे ऑर्डिनरी जो कोर्ट हैं, है ना, अन्य जो अदर कोर्ट्स हैं जिनको हम अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, है ना। इस प्रकार से ये होंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय नंबर 1 पर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, नंबर 2 पर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है, नंबर 3 पर जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और नंबर 4 पर अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय जो हैं इनको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे दीवानी और फौजदारी। दीवानी और फौजदारी को अलग अलग बांटा जा सकता है। दीवानी में कौन कौन से केस आएंगे? मकान मालिक किराएदार के झगड़े हो जाते हैं, संपत्ति का क्रय विक्रय, है ना, रुपये का लेन देन, ये आ जाते हैं। और फौजदारी मामलों में कौन से आएंगे? झगड़े, मारपीट, फौजदारी, चोरी, अपराध, अपहरण, बलात्कार आदि। इस प्रकार के जो मामले हैं हम फौजदारी अदालत में पेश करेंगे। न्यायपालिका की जो संरचना है वो एक पिरामिड के आधार की है ना। न्यायपालिका की जो संरचना है वो एक पिरामिड के आधार की है और इसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है। अब हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? इसके फैसले सभी अदालतों को मानने होंगे, अर्थात क्योंकि सबसे ऊपर है तो इसके फैसले सभी अदालतों को मानने होंगे। और ये क्या कर सकती है? ये हाई कोर्ट के, है ना, उच्च न्यायालयों के जजों का तबादला कर सकती है ना, उनका ट्रांसफर कर सकती है। और क्या कर सकती है? ये किसी भी अदालत के फैसले को अपने पास मंगवा सकती है, किसी भी अदालत के फैसले को अपने पास मंगवा सकती है। ये किसी भी हाई कोर्ट में चल रहे मुकदमे को या केस को किसी दूसरे हाई कोर्ट में भिजवा सकती है ना, किसी भी केस को ट्रांसफर कर सकती है। तो ये अधिकार किसका है? सर्वोच्च न्यायालय का है। इसके बाद बात करते हैं हम उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट की बात करते हैं। तो ये हाई कोर्ट का क्या काम है? ये निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। जो इससे निचली अदालतें हैं उनमें जो अपील की गई है उनकी सुनवाई कर सकता है। और क्या कर सकता है? मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए रिट जारी कर सकता है। जो मौलिक अधिकार व्यक्तियों को मिले हुए हैं उनको बचाने के लिए रिट जारी कर सकता है। और राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। जो हाई कोर्ट है उस हाई कोर्ट का जो राज्य है उस राज्य के क्षेत्र में आने वाले मुकदमों का निपटारा वह हाई कोर्ट कर सकता है। और अपने से नीचे की जो अदालत हैं उन पर नियंत्रण कर सकता है, उन पर पर्यवेक्षण का भी काम कर सकता है। तीसरे नंबर पर आते हैं जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जिले के दायरे में, जैसे वो राज्य के दायरे में, जिले के दायरे में मुकदमों पर सुनवाई कर सकता है।
निचली अदालतें, जो अधीनस्थ अदालतें हैं या निचली अदालतें हैं, के फैसलों पर सुनवाई, अपील कर सकता, अपील पर सुनवाई कर सकता है और गंभीर आपराधिक मामलों में फैसला देना भी इसी का कार्य है। नंबर 4 पर बात करते हैं अधीनस्थ न्यायालय, जिसको दीवानी व फौजदारी में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें दीवानी मैंने अभी बताया था, मकान मालिक, किराएदार, है ना, मकान मालिक, किराएदार और क्या संपत्ति का क्रय विक्रय, लेन देन, रुपये का लेन देन आदि मामले आते हैं। फौजदारी में क्या होता है, आपराधिक कृत्यों, हत्या, बलात्कार, धोखाधड़ी, मारपीट, चोरी, डकैती, अपहरण आदि मामले आते हैं। अब हम बात करते हैं विशेष अदालत से अपील कैसे की जा सकती है। ये अनुच्छेद 136 के अंतर्गत है। जैसे मौलिक क्षेत्राधिकार है अनुच्छेद 131 में, अपीलीय क्षेत्राधिकार है अनुच्छेद 132 में और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 में है। ये सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों की बात चल रही है। रिट संबंधी अधिकार है अनुच्छेद 32 और 226 में। अभिलेख न्यायालय जो है अनुच्छेद 129 में है और सलाहकारी क्षेत्राधिकार जो हम राष्ट्रपति को भी सलाह देने का काम सर्वोच्च न्यायालय करता है। राष्ट्रपति उसे माने ना माने उसकी मर्जी है, अगर राष्ट्रपति उसे चाहे, है ना, सलाह दे सकता है, तो ये अनुच्छेद 143 के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में सबसे पहले आता है मौलिक अधिकार। तो कुछ मामलों की सुनवाई प्रत्यक्ष या डायरेक्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है ना। कुछ मामले ऐसा नहीं है कि ये पहले निचली अदालत से ऊपर को आएंगे क्रम से, ऐसा भी नहीं है। कुछ मुकदमों की सुनवाई डायरेक्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है और वह ऐसे मामलों में पहले निचली अदालतों में जो सुनवाई हुई है या सुनवाई हुई है नहीं हुई है वो जरूरी नहीं है। और क्या सर्वोच्च न्यायालय में संघीय मामले, है ना, और संघीय मामले से जैसे हमारा राज्यों का संघ है ना, हमारा भारत जो राज्यों का संघ है, तो संघीय मामले या मुकदमे उनके विवादों को सुलझाने का काम सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा। केंद्र और राज्यों के बीच मतभेद हो जाते हैं, विवाद हो जाते हैं, उनको हल करने का काम भी सर्वोच्च न्यायालय का ये है। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्यों के झगड़ों का निपटारा कर सकता है। इसे ही मौलिक अधिकार कहते हैं। ये ही मौलिक अधिकार है क्योंकि इसको जरूरी नहीं है पहले छोटे कोर्ट में जाए, है ना, डायरेक्ट सुनवाई कर सकता है। ये इसके मौलिक अधिकार है क्योंकि इन मुद्दों को सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही सुन सकता है। इसके बाद बात करते हैं रिट संबंधी अधिकार। रिट क्या है? रिट मौलिक अधिकारों का हनन होने पर, कभी कभी दबंगों के द्वारा कमजोर लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो मौलिक अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। ऐसे में कोर्ट रिट जारी करके पीड़ित व्यक्ति की सहायता या मदद करता है। रिट जारी करके पीड़ित व्यक्ति की मदद कर सकता है। अब इसको मिलता है एक अपीलीय संबंधी अधिकार। अपील का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट को। अपील के लिए जो सबसे बड़ी अदालत है वो सर्वोच्च न्यायालय है। और सर्वोच्च न्यायालय क्या है? हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है कि पूरे मामले में कोर्ट दोबारा से विचार करेगी, उस मामले को पुनः दोबारा से देखेगी। सर्वोच्च न्यायालय निचली अदालतों के फैसले को गलत पाए जाने पर उसे परिवर्तित कर सकती है। गलत पाए जाने पर ऐसे फैसलों को बदल सकती है। तो यह अधिकार हमारे सुप्रीम कोर्ट को या सर्वोच्च न्यायालय को है। अब सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार, मैंने बताया था जैसे राष्ट्रपति को सलाह देने की बात, सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार की बात करें तो राष्ट्रपति लोकहित में या संविधान की व्याख्या से संबंधित, है ना, जहाँ पर कोई उन्हें जरूरत हो लोकहित में या संविधान की व्याख्या से संबंधित
किसी भी मुद्दे पर, है ना, किसी भी मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। परंतु यहाँ ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति ने जो सलाह दी है उसे माने ही। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के फैसले या सलाह को मानने के लिए मजबूर नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय से फैसला लेने के बाद क्या होगा, राष्ट्रपति बाद में होने वाले अगर कोई विवाद होता है तो विवादों से बच सकते हैं। इसलिए कभी कभी विवादों से बचने के लिए राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानकर कभी कभी सरकार अपने निर्णयों को या विधेयक को संशोधित कर सकती है, उन्हें बदल सकती है। और प्यारे छात्रों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पूरे देश के मान्य होंगे, सभी अदालतों पर मान्य होंगे, सभी देश के नागरिकों पर मान्य होंगे। अब हमारा एक प्रश्न बनता है, कई बार आया है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन का शाब्दिक अर्थ है, पुनरावलोकन जो शब्द है इसका अर्थ है फिर से देखना, दोबारा से देखना, पुनः देखना। अतः न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ हो गया कि विधान पालिका या विधायिका द्वारा पारित, है ना, कानूनों को या कार्यकारिणी के आदेशों की जांच करके देखना कि वे संविधान के अनुरूप हैं, संविधान के अनुकूल हैं या नहीं। और अगर अपनी जांच में अगर न्यायपालिका यह पाती है या इस नतीजे पर पहुंचती है कि कोई कानून या आदेश भारतीय संविधान के विरुद्ध है, ठीक है, भारतीय संविधान के खिलाफ है, तो वह क्या कर सकती है, उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है, उस कानून को अवैध घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 131 व अनुच्छेद 132 में, है ना, ऐसा है। न्यायिक समीक्षा में अनुच्छेद 137 के अनुसार अपने निर्णयों की जांच करने का भी अधिकार है। अपने निर्णयों की जांच करने का अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट को है वो अनुच्छेद 137 के अंतर्गत है, या अनुच्छेद 137 के अंतर्गत हमारी सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसलों की भी पुनः जांच कर सकती है। अब एक क्वेश्चन और बनता है, जनहित याचिका क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। जनहित याचिका क्या है? यह किस प्रकार से गरीबों की मदद करती है? जनहित याचिका क्या है? यह किस प्रकार से गरीबों की मदद कर सकती है? जनहित याचिका को जाने, कुछ लोग अक्सर हमारे देश में कैसे हैं, अनपढ़ और गरीब होते हैं। अनपढ़ और गरीब होने के कारण, है ना, वो कैसे हैं, अपने अधिकारों को नहीं जानते। हमारे देश की ज्यादातर जनता अनपढ़ और गरीब है, वो अपने अधिकारों को नहीं जानती, या यूं कहें कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपने अधिकारों की जानकारी तो है, परंतु उनके मन में कानून को लेकर एक भय बना रहता है, एक संकोच होता है कि इससे समाज में उनकी बेइज्जती हो जाएगी, निंदा हो जाएगी, या फिर लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि याचिका दायर कर सके। कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि याचिका दायर करने के भी उनके पास पैसे नहीं होते, और वकीलों को फीस दे सके इतने पैसे नहीं होते। इनके पास पर्याप्त जानकारी ही नहीं है कि याचिका कैसे दायर की जा सकती है, याचिका कैसे दायर करें, इस बात की उनके पास जानकारी भी नहीं है। अतः प्यारे छात्रों, जनहित याचिका गरीब व अशिक्षित लोगों की इन्हीं परेशानियों को दूर करती है। ये जनहित याचिका की हम बात कर रहे हैं, ये गरीब और अशिक्षित लोगों की, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, उनकी इन्हीं परेशानियों को दूर करती है। लोगों को इनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती है, और जनहित याचिका उन लोगों की मदद करती है जो आसानी से न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, या ऐसे लोग जो आसानी से कोर्ट में नहीं जा सकते, उन लोगों की मदद करने का काम जनहित याचिका करती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए न्यायालय ने क्या किया,
जो जन सेवा से भरे हुए लोग हैं, जिनके अंदर जन सेवा करने की भावना है ना, ऐसे नागरिक, सामाजिक संगठन जो हमारे एनजीओ भी खुले हुए हैं, और वकील जो जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहते हैं, ऐसे वकील की ओर से जनहित याचिका दायर करने की इजाजत दे रखी है। अर्थात किसी गरीब व्यक्ति की तरफ से अन्य कोई व्यक्ति भी जनहित याचिका दायर कर सकता है। अतः जनहित याचिका द्वारा गरीब व अशिक्षित लोगों को न्याय मिलने की संभावना या न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। तो जनहित याचिका के द्वारा ऐसी आशा की जाती है कि अशिक्षित और गरीब लोगों को भी न्याय मिल सकता है। और ऐसे में फिर क्या होता है, अपराधी भी ऐसे कमजोर लोगों पर अपराध करने से बचते हैं, है ना। अपराधी भी सोचता है कि कोई इसकी तरफ, नहीं तो गरीब को कौन सुनने वाला है ना। जनहित याचिका के कारण ही अपराधी के मन में भी भय रहता है कि कहीं मैं इस मामले में ना फंस जाऊं। अतः कहने का मतलब है जनहित याचिका के द्वारा काफी अपराधों को रोका जा सकता है या अपराधों में कमी की जा सकती है। आज हमारे जो न्यायपालिका लेसन था उसमें इतना ही है। तो ये लेसन समाप्त हो गया। छात्रों धन्यवाद हमारा चैनल देखने के लिए।